चलो बेटा शुरू करते हैं। बिल्कुल फ्रेश लेक्चर है, नया चैप्टर है, गाउस का नियम है, इसके अनुप्रयोग, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। टॉपिक है आज का हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों पढ़ रहे हो, कहाँ जरूरत है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने की, तो क्या बताओगे? तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ काम आता है, आगे हम गॉस लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो गॉस लॉ, गाउस का नियम पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, इसकी अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ लेंगे तो गॉस लॉ समझ में आएगा, इसीलिए। और इजी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। देखो फ्लक्स को लिखते कैसे हैं, फाई से, जीरो बना के लंबा डंडा खींच देना है, ठीक है। फाई ग्रीक लेटर है। अच्छा, फ्लक्स का मतलब बड़ा अजीब सा नाम है, फ्लक्स कभी सुना नहीं, तो मतलब क्या होता है फ्लक्स का? टू फ्लो, क्या प्रवाहित करना, क्या प्रवाहित करना। जैसे हमें पता है पाइप में से पानी प्रवाहित होता है, बिल्कुल बराबर। कंडक्टर है, शौचालय है, कोई तार है, वायर है, उसमें से क्या प्रवाहित होते हैं? आवेश, चार्जेस। यहां से क्या प्रवाहित होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र रेखाएं। दैट्स इट, चैप्टर पढ़ा था पिछले बार हमने। तो देखो डेफिनेशन, सबसे पहले भिड़ती डेफिनेशन कर लो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि है क्या एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया, कितने एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। हिंदी वाले देख लो, समान विद्युत क्षेत्र में, समान विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया? तो अब ये लंबवत क्या है, ये नॉर्मली या परपेंडिकुलर, ये क्या है, तो इनको समझो। देखो ये मेरा कागज है, ऐसे रखा हुआ सीधा, ठीक है। तो इसके नॉर्मल क्या होगा, लंबवत क्या होगा, बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर 90 डिग्री बनेगा। बैठ गया? ये देखो ये शीट है, ये शीट इसके बाहर की ओर ही तो लंबवत बना, ये रहा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आपकी तरफ। अब अगर ये कागज बड़ा है तो पीछे भी तो बन सकता है, 90 डिग्री बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन हो सकती है, पीछे भी हो सकती है, ठीक है। अब ये कागज ऐसे रखा हुआ था, अब देखो मैंने कागज को मोड़ के मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो अब क्या डायरेक्शन होगी? अब लंबवत या तो इधर हो जाएगा या इधर हो जाएगा। अब मैंने कागज को देखो थोड़ा टेढ़ा कर दिया है ऐसे, तो डायरेक्शन या तो इधर चली गई या इधर चली गई, 90 डिग्री। बोलो, कागज को एक बार ऐसे रखा, एक बार ऐसे रखा, समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कागज देख के ही समझ पाओगे, ये प्लेन को देख के समझ पाओगे, समतल को देख के ही समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। तीसरा देखो, और मैं कागज के साथ क्या कर सकता हूँ, अब मैंने कागज को ऐसे भी रख दिया, ऐसे भी रख दिया, अब मैं इस कागज को लिटा देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, तब एरिया वेक्टर क्या होगा, तब इसका लंबवत क्या होगा, लंबवत ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। बैठ गया? ये कागज को लिटा दिया मैंने, ये लेटा हुआ कागज, ये लेटा हुआ कागज, ये लेटा हुआ कागज है, ये लेटा हुआ, तो या तो ऊपर और या फिर नीचे। 90 नहीं बना दो, यहाँ बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ये 90 बन गया। बैठ गया? समझ में आ गया? ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी समझनी इस पेपर से। लेकिन ये क्या है, ये ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस, खुली हुई सतह है, खुली हुई सतह है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी जा रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी जा रही है, वो क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो आ जाओ फटाक से इधर, कितनी लाइन जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी जा रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी जा रही है इस एरिया से। अच्छा अब देखो इस कागज का कुछ एरिया भी होगा, एरिया यानी क्षेत्रफल। ये तो देखो क्या हो गई, लंबाई, और ये क्या हो गई, चौड़ाई। बैठ गया? ऐसे रखा तब भी इसका कोई एरिया होगा, लंबाई चौड़ाई, ऐसे रखा तो भी लंबाई चौड़ाई, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है एरिया इस कागज का। तो तीनों केस में एरिया बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो गई। बैठ गया? डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए, ये रहा, नॉर्मली टू द सरफेस होना चाहिए, लंबवत गुजरने वाली, इस क्षेत्रफल इसका जो है, इसके लंबवत गुजरने वाली, इधर गुजरने वाली, ऊपर गुजर गई, ठीक है, पीछे गुजर गई, आगे गुजर गई। बैठ गया? खुली हुई सतह। लेकिन अगर बंद सतह आ जाए तो आगे तुम्हारे एग्जाम्पल आएंगे, सिलेंडर विलेंडर, बंद सतह हो, क्लोज्ड सरफेस हो, तो क्लोज्ड सरफेस हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले अपन इसी की बात कर लेते हैं। पहले इधर देखो खुली हुई सतह है, इसका कोई एरिया होगा, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, हमें दिख रहा है 1 2 3 जा रही है, और अगर नीचे से निकल जाती है तो हमें कोई मतलब नहीं होता उसका। तो इसका फ्लक्स कितना आ गया, फाई बराबर 3। बोलो समझ में आ गया, खत्म। दूसरा देखो,
इस एरिया को छोटा कर दिया उसने, बोला मैंने थोड़ा छोटा कर दिया क्षेत्रफल। कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी निकल रही है, 2 निकल रही है। ऊपर वाली नहीं लेंगे, नीचे वाली लेंगे, क्योंकि इसके अंदर से नहीं निकली है ना। सोचा तो फाई कितना हो गया, 2 हो गया इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको देखो कितनी निकल रही है, 1 2 3 4। कौन निकल रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। किस में से निकल रही है, किसी क्षेत्रफल में से निकल रही है। किसका क्षेत्रफल, कोई प्लेन है, कोई समतल है, कोई सतह है, उसमें से निकल रही है। कितनी निकली, 4। तो फाई कितना हो गया, 4। बोलो आ गया समझ में। पहली चीज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स खत्म। यानी मतलब हमें कोई सतह चाहिए होगी, ठीक है ना। और वो सतह प्लेन भी हो सकती है और इरेगुलर शेप भी हो सकती है और क्लोज्ड शेप भी हो सकती है। यानी ओपन भी हो सकती है, खुली हुई, बंद भी हो सकती है और खुरदुरु भी हो सकती है इरेगुलर शेप की। अब क्लोज की बात करते हैं तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा। अच्छा, मैं बार बार क्षेत्रफल सदिश करूंगा, क्षेत्रफल सदिश करूंगा। फिजिक्स में क्षेत्रफल को सदिश माना गया क्योंकि वो कोई दिशा बताता है। अब देखो जैसे ये शीट पड़ी हुई थी, ऐसे टेढ़ी पड़ी हुई थी, ये ऐसे पड़ी हुई थी, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल किधर जा रहा था, मेरी तरफ आ रहा था या फिर उधर की तरफ जा रहा था। और इस शीट को मैंने ऐसे कर दिया, तब कैसे आएगा, तब आपकी तरफ आएगा। इसका दिशा बता रहा है कि नहीं बता रहा, बस यही बताना। और ऐसे रख दिया तो, ऐसे रख दिया तो इसकी दिशा क्या होगी, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। अब दोनों में से ले कौन सी, तो जो आपने एक बार चूज कर ली, एक बार मान लिया कि मैं ये वाली लेके चलूँ, तो पूरे प्रोसेस में फिर वही लेके चलेंगे, ठीक है। अगर किसी ने पीछे वाली ले ली तो पूरे प्रोसेस में पीछे वाली, फिर आगे वाली नहीं लेनी। बैठ गया, ठीक है। अब आती है क्लोज सरफेस। बंद सतह कौन कौन सी होती है, तो बंद सतह तुम्हें मालूम है कौन कौन सी होती है। एक तो तरबूज का कटा हुआ हिस्सा कर देते हैं, ये रहा तरबूज का कटा हुआ हिस्सा, ये पैराशूट टाइप का बना देते हैं, ये क्लोज सरफेस है, ठीक है। ये क्लोज्ड है, ये वाली, ये सब मैं आप जो बना रहा हूँ वो क्लोज्ड है। सिलेंडर देखा होगा तुमने, क्लोज सरफेस होती है। तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, देखो ये गोला है, मतलब सर्कल है, गोला कह सकते हो, सर्कल शेप में है, सर्कल को वृत्त, ठीक है। तो ये सब क्लोज सरफेस आती है। इनका बाई कन्वेंशनल हमने क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर बाहर की ओर माना, आउटवर्ड माना है। ये रहा आउटवर्ड, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर चला गया, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर चला गया। और इसका बीच वाले हिस्से का, ये भी तो कर्व्ड सरफेस होती है, इधर या इधर, दोनों में से कोई एक ले सकते हो, जो तुम इसका भी आउटवर्ड होगा। और कौन सी हो सकती है, क्यूब, क्यूबॉइड, घन, घनाभ पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में, ये भी तो बंद सतह है। ये लो, इसका कितनी हो गई, 6 हो गई। 4 तो दिशा और ऊपर नीचे, 6 के 6 किधर, आउटवर्ड। बाई कन्वेंशनल हमने इनको आउटवर्ड माना है। मैं 4 ही बता रहा हूँ, फिर भूल जाओगे कि 5वां किधर रहेगा, क्योंकि 5वां तुम्हें दिखेगा नहीं। तो एक फ्रंट वाली भी आ गई और ये एक बैकवर्ड वाली आ गई, ये 6 हो गए। बैठ, इसलिए समझ में नहीं आएगा। दीवारों को देखो और ऊपर नीचे देखो, 6 के 6, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इनका सबका एरिया वेक्टर कहाँ होता है, आउटवर्ड होता है। इनकी डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड होती है, ठीक है। सबकी आउटवर्ड, इनकी भी आउटवर्ड माननी है और इसकी भी आउटवर्ड माननी है। ये तो बाई कन्वेंशनल आउटवर्ड ही होती है। और देखो गोला आ गया, गोला, स्फीयर, आउटवर्ड, ठीक है। अब गोला तुम्हें समझ में नहीं आएगा, देखो गोला मैं ऐसे बना देता हूँ। ये गोला नहीं देखना, मुझे तुम्हें ये वाला गोला दिखाना था। बैठा, ये वाला तो सामने वाला दिख रहा है, डॉट डॉट वाला, और ये दिख रहा है कि अंदर पड़ा हुआ है कहीं पे, है ना, अंदर पड़ा हुआ है। तो इसका आउटवर्ड ऊपर हो जाएगा, इसको भूल जाओ, है ना, इसका आउटवर्ड, और इसका सामने हो जाएगा। आउटवर्ड लेना बस, बैठ गया। बाई कन्वेंशनल कौन, एरिया वेक्टर, इसका एक क्षेत्रफल होगा, इसका भी क्षेत्रफल होगा, इसका भी क्षेत्रफल होगा, समझ में आया, इसका भी क्षेत्रफल होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर, जैसे देखो इतना सा ये ले लिया हमने टुकड़ा, ये तो क्षेत्रफल होगा कि नहीं, वो लंबाई चौड़ाई, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। इस प्लेन शीट जैसी तो है और क्या, लेकिन इसमें क्या डबल डबल आ जाती है कि आगे वाली लाइन पीछे वाली लाइन, लेकिन जो मर्जी हो वो ले सकते हो, लेकिन एक प्रोसेस में जो ले उसको हटाना नहीं। तो एक तो आगे खुली हुई सतह, एक आगे बंद सतह। इनमें क्षेत्रफल सदिश किधर होता है, बाहर, यानी लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा। लंबवत कैसे गुजरेगी, बाहर निकलेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। बैठ गया ये तो इजी। अब आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और क्या क्या हम समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, ध्यान रखना, स्केलर है, अदिश राशि है। किन किन चीज़ों पे निर्भर करती है, निर्भरता, डिपेंडेंट किन किन पे है, किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। पहली देखो,
विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा निकलेगी। देखो फाई ज़्यादा कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी ज़्यादा होगी उतना ही फाई ज़्यादा होगा। यहाँ फाई 3 था, यहाँ फाई 2 है, यहाँ फाई 4 हो गया, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे डिपेंड करती है। फाई की निर्भरता है पहली ई पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या काम आती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को विद्युत क्षेत्र को ग्राफिकल अगर हमें समझाना हो ग्राफिकल तरीके से, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बैठ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकली है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी तो निकली है। किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। दूसरा एस यहाँ पे क्या है, एरिया, क्षेत्रफल। एस यानी क्या है, एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को उसने इस बार ए नहीं लिया, छोटी छोटी क्लासेस में वो ए लेता था ना, एरिया ए, यहाँ पे एस से दिखाया हुआ उसने। अब देखो फ्लक्स ज़्यादा कब होगा, जब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। क्षेत्रफल देखो कितना है, यहाँ पे 2 ही निकली, कम है। कितनी निकल रही है, 4 निकल रही है। बढ़ा दिया, ये अलग अलग शीट है, मैंने छोटा रखा पहले फिर बड़ा रखा यहाँ पे, देखा मैंने तो पता चला यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 निकल रही है, विद्युत क्षेत्र रेखा 2 निकल रही तो फ्लक्स भी 2 हो गया। यहाँ पे 4 निकल रही तो फ्लक्स ज़्यादा। तो किस पे डिपेंड करता है, दूसरा क्षेत्रफल पे। तीसरा देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं। एस एंड ई के बीच का कोण पर निर्भरता। एस क्या है, एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन दोनों के बीच में कोई कोण बनेगा। अब देखो कैसे, समझ, बहुत आसान। सबसे पहले देखो ये कागज ऐसे रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ है कागज, डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। मेरी तरफ ऐसे रखा हुआ है, ये रहा, तो मेरी तरफ होगी डायरेक्शन, ठीक है। ये कर दी डायरेक्शन आउटवर्ड, बैठ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही जा रहा है क्योंकि समान विद्युत क्षेत्र है, ये रहा समान विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में कोण कैसे बना। अब देखो ई भी इधर जा रहा है और एस भी इधर ही जा रहा है। एस क्या है, क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। थीटा कितना बना बेटा, 0 डिग्री, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इस शीट को लेटा दिया है, ऐसे थी तुम्हारे लिए ऐसे रखी हुई थी, अब मैंने इसको लेटा दिया ऐसे। एरिया वेक्टर क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, लंबवत। लंबवत ऊपर ही तो होगी या फिर नीचे होगी। ये लिटा दिया शीट को यहाँ पे। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी वैसे ही जा रहा है, ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, क्षेत्रफल सदिश की इधर हो गई। दोनों के बीच में कोण कितना बना, 90 डिग्री, कोण थीटा। यही तो कोण लेना है, ये रहा ई एंड एस के बीच के कोण पर निर्भरता। अब देखो आगे कॉन्सेप्ट को समझो। 2 गोले दिख रहे हैं, मुझे वो वाला गोला चाहिए जिसमें क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ जा रहा हो, तुम्हें समझाने के लिए। देखो ये गोला है, हाँ ठीक है, मतलब वृत्त है, सर्कल है। एरिया वेक्टर क्या होगा, या तो अंदर की तरफ या तुम्हारी तरफ बाहर की तरफ। ये आ रहा है बाहर, ये आ गया बाहर, ये अंदर की तरफ, ठीक है। लेकिन मैंने गोला ऐसे कर दिया, अब तुम्हें गोला तो नहीं दिख रहा, लेकिन या तो उसकी दिशा क्या होगी, लंबवत ऊपर की तरफ या लंबवत नीचे की तरफ। ये रहा लंबवत गुजरने वाली थ्रू एन एरिया नॉर्मली परपेंडिकुलर। तो इस डॉट डॉट वाले को सिर्फ इसलिए दिखाया है ताकि ये गोला समझ में आए तुम्हें। अगर मैं खाली एक ही गोला बना दूं, वृत्त बना दूं, तो तुम क्या बोलोगे, इसके तो बाहर से भी ये नीचे जा रही है। नहीं, अब देखो इस गोले को देखो, अंदर वाले को। एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, आउटवर्ड। आउटवर्ड कौन, एरिया, इसका कोई एरिया होगा ना, लंबाई और चौड़ाई होगी कि नहीं होगी वृत्त की। गुड। आगे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चला गया इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। हम दोनों को एंगल कौन सा लेना है, किसके बीच में लेना है एंगल, हमने कहा था एंगल लेना है थीटा इज एंगल बिटवीन ई और एस। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मैंने क्या बना दी, रेडियस, और इस रेडियस को पकड़ के आगे खींच दिया, ये क्या है, त्रिज्या, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना बना बेटा, थीटा। एंगल इन दोनों के बीच का ही लेना है, ई और एस के बीच का। फिर बोलोगे रेडियस के बीच का क्यों नहीं लिया, समझ में आ गया। और ये गोला ऐसा क्यों बनाया, दिखाने के लिए, 2-2 क्यों बनाए, तुम्हें ये समझाने के लिए कि मुझे उस गोले की जरूरत है जो ऐसे नहीं ऐसे पड़ा हो, जिसकी क्षेत्रफल सदिश कहाँ जा रहा हो, या तो ऊपर या फिर नीचे जाएगा, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। खाली एक बना देता तो समझ में नहीं आता, बैठ गया ना, इसे समझ में आ रहा होगा कि इस गोले के अंदर कोई गोला ऐसे पड़ा हुआ है ना। गुड। एंगल कौन सा होता है, थीटा, एस और ई के बीच में, ठीक है, गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा ढंग से समझना,
इस गुचके को अगर मैं पकड़ के इधर लाऊं तो ये क्या बन जाएगा, ई साइन थीटा Q1। कारण क्योंकि थीटा जिससे बनता है वो कॉस थीटा होती है। अगर तुम्हें अब सब ये गुचके पकड़ना और ये सब नहीं आता तो मैंने एक वीडियो बनाया फोर्स पे, ठीक है ना, कि फोर्स कैसे निकालते हैं, उसमें ये सब कंपोनेंट कैसे लेते हैं, घटक कैसे लेते हैं, इन सब के ऊपर क्लिक कर देना आई बटन पे, अच्छे से पता चल जाएगा, बहुत अच्छे से सीख जाओगे। बिल्कुल फोर्स को इतना सा था तब से समझाने लगा हूँ, जब फोर्स इतना बड़ा हो गया तब तक समझा रखा है, पूरे फोर्स की जीवनी बता रखी कहानी, ठीक है ना। वीडियो पे क्लिक कर देना, पता चल जाएगा। जिससे थीटा बनता है वो क्या हो जाता है, ई कॉस थीटा। बैठ गया, लिख दे फिर ई कॉस थीटा, वेरी गुड। इस गुच के बोल के इधर लाए, क्या बन गया, ई कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या है, एस, ये आ गया, बैठ गया, ठीक है। तो फाई बराबर क्या हो गया, ई एस कॉस थीटा, ये हमारा फाई आ गया। तो किन किन चीज़ों पे निर्भर करा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे, विद्युत क्षेत्र पे, एरिया पे, एरिया वेक्टर होता है, क्षेत्रफल पे, क्षेत्रफल सदिश पे। बार बार हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल को हम सदिश ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सदिश हो गया, सॉरी वेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ये भी वेक्टर हो गया, कौन, एरिया भी, और कॉस थीटा, यानी थीटा क्या है, एंगल है, किस किस के बीच में, ई और एस के बीच में लिखा पड़ा है, ढंग से देख लेना। वो जानबूझ के तुम्हें दूसरा एंगल देगा, लेकिन तुम्हें ई और एस के बीच में एंगल लेना। अगर वो तुम्हें ये एंगल दे देता, मान लो ये वाला बीच वाला, ये एंगल को ही ये बोल देता 60 डिग्री है, तो ये टोटल कितना बेटा 90, तो 60 में से घटा देते तो ये कितना एंगल आ जाता, 30 आ जाता। वो समझदारी है हमारे अंदर, और हमें एस और ई के बीच में लेना है। वो तुम्हें भटकाएगा, एंगल देगा, है तुम्हारी बुक के अंदर, सवाल है अभी, ठीक है, करेंगे अपन। तो ये दिखाना था। अब कोई तुमसे ये पूछे कि कॉस थीटा क्यों आया, तो तुम बता सकते हो कि हमें थीटा ये एंगल दे रखा था, और थीटा जिस लाइन से बनता है वो कॉस थीटा होती है। तो ये कुछ का पकड़ के इधर है, तो ई कॉस थीटा, और एस यहाँ पे था तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 बराबर क्या गया, ई एस कॉस थीटा। अब इसको वेक्टर में लिख ले, गुड। कॉस थीटा आता है तो वेक्टर कौन सा बन जाता है, ई डॉट एस। बोलो समझ में आया कि नहीं है। अब देखो, हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर हो और उनका डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो उससे जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगी वो क्या होगी, स्केलर होगी। इसीलिए तो ये क्या है, अदिश है, फाई अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी थी। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, लेकिन ये क्या बन गई, ये स्केलर है। समझ आ गया, क्योंकि कॉस थीटा लग गया, डॉट लग गया, ये हमें मालूम है। अदिश होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया, फाई, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर हो तो तीसरा भी वेक्टर आएगा। W बराबर एफ एस कॉस थीटा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, है ना। वर्क, कार्य क्या होता है, अदिश होता है, हमें मतलब नहीं है, कार्य होना चाहिए, किसी भी दिशा में गया कार्य हुआ। ये मेरा कुआं है, इसके अंदर बाल्टी पड़ी है, ये बाल्टी, और ये पानी से भर गई, और ये रस्सी बांधी हुई किसी घोड़े से, ये घोड़ा है कोई हमारा, ठीक है ना। ये घोड़ा चाहे इधर जाए, चाहे उधर जाए, चाहे उधर जाए, चाहे उधर जाए, आगे जाएगा कहीं पे भी तो बाल्टी ऊपर आएगी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी ना। वो वर्क डन हुआ, कार्य हुआ, क्या कार्य हुआ, बाल्टी बाहर आ गई। फोर्स लगा, किसने लगाया, घोड़े ने, ये रहा फोर्स। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, दूरी, कुछ दूरी भी तय की, वर्क डन हुआ, हाँ हुआ। जरूरत पड़ी किसकी, डायरेक्शन की, नहीं पड़ी। वैसे ही फाई स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगी, रिजल्टेंट क्वांटिटी, वो भी अदिश की होगी। बैठ गया यहाँ तक। अब बात करेंगे कि ये नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, और जीरो भी होता है। अब देखो, जब हमने ये कहा कि ये स्केलर है तो फाई नेगेटिव भी हो सकता है, और फाई पॉजिटिव भी हो सकता है, और फाई जीरो भी हो सकता है। ये तीनों मैथमेटिकल समझेंगे अब अपन, क्योंकि तुम्हारी बुक में दे रखा है, ठीक है। अब देखो आगे, अब हमें अगर जो वो सतह देगा, सरफेस देगा, तो ज़रूरी नहीं कि वो प्लेन सरफेस ही हो, हमेशा समतल हो, टेढ़ी मेढ़ी भी दे सकता है, इरेगुलर शेप की। तो ये देखो, ये इरेगुलर शेप की हो गई। वो जैसे हमें प्लेन शीट दी थी, ये तो बड़ी समतल टाइप की थी, ये देखो लंबाई चौड़ाई बड़ी, लेकिन ये अलग अलग है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, किसके, एरिया वेक्टर के। देखो इस कागज़ का इतना सा टुकड़ा कर लिया तो एरिया नहीं निकाल सकते। देखो ये तो हो गई लंबाई L, और ये हो गई चौड़ाई, पूरी चौड़ाई, ब्रेड्थ,
ठीक है। लेकिन क्या हम छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर सकते इसके? तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, इसके एरिया नहीं निकाल सकते छोटे छोटे? क्यों? लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये प्लेन थी, समतल थी, लेकिन ये इरेगुलर शेप के। तो हम इसके क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, उनका एरिया निकाल लेंगे। ds कर दिया, ds कर दिया। ds क्या है? एरिया, क्षेत्रफल। ये छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और भी बहुत करेंगे, लेकिन ये 4 सिर्फ समझाने के लिए दिए थे, ताकि तुम्हें ये पता चलेगा कि ये फ्लक्स प्लस, माइनस और जीरो कैसे हो सकता है। तो देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आई और ये चली गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई, चली गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई, चली गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई, चली गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई और चली गई। समझ में आ गया? और बीच में ये ऐसे इस टाइप के जो तुम्हारे बने हुए हैं बुक के अंदर, वो बना लेना। अब देखो, इसका भी तो एरिया वेक्टर होगा। दिशा किधर होगी? प्लेन शीट जो होती है उसकी दिशा किधर होती है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ से समतल। तो ये देखो, बाहर बना देते हैं, ये बना दिया बाहर, इसकी भी बाहर बना देते हैं, ये बना दिया बाहर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ये ढंग से देखना, और ये एरिया निकल रहा है। एंगल देखो ढंग से देखो, थीटा ये बना है बेटा, ये थीटा ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री के। ये देखो, ये एंगल इतना सही बना है, ये थीटा होगा लेस देन 90 डिग्री, यानी ये बन गया ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ढंग से समझना इस चीज को, बहुत बुक में तुम्हारे पूरी लिखी हुई। अधिक कोण, ये वाला, ठीक है। ये क्या बन गया? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। न्यून कोण, यानी जो 90 से कम होगा। अब देखो, यहां से भी गई तो यहां से इधर निकल जाएगी एरिया वेक्टर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड गई, तो हमने क्या बोला? ये एंगल, ये थीटा से क्या होगा? ज़्यादा होगा, सॉरी, थीटा जो है 90 से ज़्यादा होगा। इसकी इधर निकल गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर जा रही हैं, थीटा क्या हो गया? 90 से कम हो गया। तो कुछ चीज़ समझ में आ रही है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब पृष्ठ में से गुजर रही थी, पृष्ठ में से जब गुजरती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो थीटा क्या होता है? 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। और थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो हमारे फॉर्मूले में क्या आ रहा था? ई डॉट एस, या डॉट नहीं लगाना, ई एस कॉस थीटा आ रहा था। अब देखो, कॉस जब 90 से ज़्यादा होता है तो नेगेटिव आना चालू हो जाता है। कॉस 120 डिग्री होगा अगर, तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी। कॉस 90 से ज़्यादा होती है, नेगेटिव आ जाता है। कॉस 120 पे नेगेटिव होता है। निकाल के देखते हैं, ये देखो, कॉस 120 को क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। वेरी गुड। कॉस 90 पे नाम बदल जाएगा, क्या आ जाएगा? साइन। कॉस कौन से खांचे में चला गया? 90 प्लस 30, यानी दूसरे में चला गया। दूसरे में कॉस क्या होता है? माइनस का, और ये 30, और माइनस ही साइन, एक साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। क्या वैल्यू आई? माइनस में आई। यानी कॉस 180 डिग्री ये सब माइनस में आएगा। यानी हमारा फ्लक्स जो है वो ऋणात्मक आ रहा है। कब? जब भी फ्लक्स प्रवेश करेगा किसी समतल में, इरेगुलर शेप में, तो हमारा फ्लक्स माइनस में आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि कोण जो है, किस वजह से? क्योंकि कोण जो है वो 90 से अधिक हो गया, और कोण यहाँ पे कम आ रहा था, ये रहा थीटा। समझ में आया? और जब फ्लक्स बाहर निकलता है, जब फ्लक्स इससे बाहर निकलेगा तो कोण क्या हो जाता है? 90 से कम हो जाता है। यानी तब क्या आएगा? तब धनात्मक आएगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू 90 से कम हो तो प्लस में चलती है, यानी पॉजिटिव आएगा। ये समझ में आ गया तुम्हारे? ये नेगेटिव वाला, यानी फ्लक्स जब एंटर करेगा तब तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब प्रवेश करेंगी तो क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक। और जब बाहर निकलेगा तो धनात्मक। और हमने बोला है कि फाई 0 भी आ सकता है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, फ्लक्स एक अदिश राशि है, तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ये तुम्हें पता चल गया कि ये क्या है? ये दिशा है। किसकी? ये इतना सा क्षेत्रफल है तो इसकी दिशा देनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? ये कागज है, जब इसकी दिशा दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे हम लोग बोल रहे थे कि एक गोला है, ये वृत्त है, इसकी दिशा क्या होगी? आउटवर्ड। तो इसकी भी आउटवर्ड निकाल दी भाई। हमने कहा कोई भी क्लोज सरफेस होती है उसकी बाई कन्वेंशनल आउटवर्ड डायरेक्शन होती है, ये भी आउटवर्ड निकाल। ये ds क्या है? छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, इनका एरिया निकालेंगे और फिर इनका क्या निकालेंगे? फ्लक्स निकालेंगे, और छोटे छोटे टुकड़ों को क्या जोड़ देंगे। तुम्हारी बुक में उसने ds की जगह डेल्टा s ले रखा है। डेल्टा s थोड़ा बड़ा होता है, ds और भी छोटा होता है।
बिल्कुल बारीक, तो डी लग जाता है। समझ में आ गया? फिर हम क्या करेंगे, इन सब का एरिया निकाल के, फ्लक्स निकाल के और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के, तो मतलब क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे और इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे लास्ट में। कैसे जोड़ेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या हुआ इंटीग्रेट? अब ये जीरो वाला कॉन्सेप्ट अभी समझाऊंगा, पहले प्लस माइनस वाला समझ लो। प्लस समझ में आ गया? क्योंकि थीटा जो होगा अगर 90 से कम होगा तो कॉस की वैल्यू 90 से कम होती पॉजिटिव आती है, कॉस की वैल्यू 90 से ज़्यादा होते ही ऋणात्मक आना चालू हो जाती है, नेगेटिव। यानी जो भी फ्लक्स विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये तुम्हारी बुक में हिंदी में बता देते हैं एक बार, रुको। किसी सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के समानुपाती होता है। फ्लक्स धनात्मक होता है, ऋणात्मक भी होता है या शून्य भी हो सकता है। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्षेत्रफल के बाहर निकलती, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्षेत्रफल के बाहर निकल रही है तो धनात्मक होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब अंदर जा रही हैं तो फ्लक्स ऋणात्मक होगा और जीरो भी हो सकता है। ये बाद में बताएंगे, पहले ये तुम्हारे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बार बार बच्चों के बीच में बड़ा कॉन्सेप्ट, ये दिमाग खराब रहता है कि लेकिन ये, अब तुम बोलोगे कि सर इसका मुंडा इधर कर दिया, इसका इधर कर दिया, इसको इधर भी तो कर सकते थे। अरे ऐसे कैसे कर देंगे, तो इसका भी तो इधर किया तो उसका उधर करेंगे ना। समझ में आया? एंगल बनेगा, ऐसे थोड़ी होता है। एरिया निकालेंगे पूरा, उसका तरीका होता है कि डी एस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोण कितना बन रहा है। यूँ थोड़ी है कि इसको इधर करेंगे तो फिर ये इधर चला जाएगा, ऐसे थोड़ी होगा। समझ में आ गया तुम्हारे? ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे हुआ। अब हम बात करते हैं जीरो की, कि ये जीरो कैसे आता है। मैथमेटिकली समझाते हैं कि जीरो कैसे आता है। ये उसमें समझाया नहीं है बुक वाले ने, लेकिन अपन समझ लेते हैं उसको कि जीरो आता कैसे है, क्योंकि बच्चों के रहता है दिमाग में कि ये जीरो क्यों आया। अब समझो, बड़ा आसान सा चीज़ है, कुछ भी नहीं। ये मैंने कोई एक गोला ले लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं। समझ में आ गया? 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकाल रहे, ताकि तुम आराम से समझ में आए। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E2 होगा। विद्युत क्षेत्र अलग अलग होगा। क्यों होगा? जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं तो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होता है। पढ़ा था पहले चैप्टर में, पास पास होती तो विद्युत क्षेत्र भी ज़्यादा होगा। चार्ज के, मान लो ये कोई चार्ज है, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, बैठ गया, तो ये पास में है, डेंस्ड है, घनी है, बहुत सारी ज़्यादा है, यहाँ पे दूर दूर हो गई। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 ज़्यादा होगा। तो देखो लिखो यहाँ पे E1 ग्रेटर देन E2, बैठ गया। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, किससे, E2 से, बैठ गया, गुड। और दूसरी चीज़ क्या लेते हैं, फ्लक्स दिमाग में आते ही E और S तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपन ले, दूसरा क्या लेंगे, S क्या है, एरिया। किसका एरिया? अब देखो यहाँ से भी निकल रहा है फ्लक्स, यहाँ भी आ रहा है फ्लक्स, इसका एरिया निकाल लें। ये एरिया इतना सा, ये मैंने बना लिया, ये कुछ लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, तो एरिया। दूसरा देखो इसका एरिया देखो, तो ये एरिया कितना हो गया, A1। ये एरिया कितना है, देखना ढंग से समझना, यहाँ से निकल के आया, ये निकल के आया, ये एरिया छोटा है, ये एरिया बड़ा है, एरिया छोटा है, एरिया बड़ा है। फाई का फर्क पड़ता है एरिया पे, बिल्कुल पड़ता है, साफ लिखा हुआ है, समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ऐसे क्या कर रहे हो, बेहोश होकर बैठे हुए होकर। एरिया कितना है, यहाँ से लेके लंबाई और यहाँ से लेके ये चौड़ाई, ये एरिया ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा, और ये एरिया कम आएगा कि नहीं आएगा, वेरी गुड। तो A1 जो है वो छोटा है किससे, A2 से। समझ में आया? अब देखो E2 से कौन गुणा हो जाएगा, A2, और E1 से कौन गुणा हो जाएगा, A1। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, समझ में आ रहा है? यानी यहाँ हमें पता चल रहा है माइनस होगा कुछ ना कुछ। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तुम्हारे कि ये E1 ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जब पास में होती है चार्ज के, कोई आवेश के पास में जब विद्युत क्षेत्र निकलती है ज़्यादा होती है, दूर होते होते कम हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। पृथ्वी के पास में तुम रहोगे, ये पृथ्वी है हमारी, यहाँ पे अगर ये कोई भालू है, इसका ग्रेविटी कितना है, ऑलमोस्ट हम 9.8 मानते हैं, लेकिन ये दूर चला गया ये भालू, तो इलेक्ट्रिक जी की वैल्यू कम होती जाती है 9.8 से, ये कम होगी 9.8 से। 9.8 नहीं है, ये भालू इतना दूर है, जो सैटेलाइट है। तो ये ग्रेविटी फील्ड लाइंस ही तो है, ये ग्रेविटी फील्ड लाइंस होती नहीं है लेकिन बताते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती नहीं, लेकिन फिर भी बता रहे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकला, वैसे ग्रेविटी फील्ड भी निकलता है, गुरुत्व क्षेत्र भी निकलता है। तो पृथ्वी का कोई गुरुत्व क्षेत्र है यहाँ तक, दूर जाओगे तो क्या होता है, कम होता जा रहा है, ठीक है, दूर जाते हो तो इससे दूर जा रहे हो तो E2 कम हो रहा है, चार्ज के पास भी हो तो E1 ज़्यादा है, E1 ज़्यादा है E2 से। और फॉर्मूले में क्या बोल रहा है, एरिया में मल्टीप्लाई होगा। मैंने एरिया ये लो S से लिख देता, सॉरी S1 और S2, कंफ्यूज हो जाओगे, मैं भी हो जाता हूँ कई बार, S1 S2। अब एरिया देखो किसका जाता है, नहीं समझ में आया अभी भी। अब गोला लो, वापस लिखते हैं,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आई, ये आई। अब देखना, ये निकली, ये चली गई, विद्युत क्षेत्र रेखा, ये आई, ये चली गई, ये आई, ये चली गई। एरिया देखो इतना सा, और एरिया ये देखो इतना सा। ज़्यादा एरिया किसका है अब तो समझ में आ गया होगा। एरिया S2 माना है मैंने इसको, और इसको S1 माना है। ज़्यादा है कि नहीं है? तो E2 से तो S2 वाला ही गुणा होगा ना, कहीं ये थोड़ी कि S2 E1 से गुणा कर दोगे। मजाक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो ना, मजाक कर रहे हो। इसी के साथ ही तो गुणा हो गया यार, ऐसे क्या कर रहे हो। E1 और S1 गुणा होंगे, तो जब ये गुणा होके मान लो ये कुछ वैल्यू आई। अब देखो, जब E1 ज़्यादा है E2 कम है, S1 ज़्यादा है S2 कम है। इधर की तरफ एक ज़्यादा है एक कम है, इधर एक कम है एक ज़्यादा है, तो चांसेस है कि नहीं है जीरो आने के। ये मैथमेटिकली है भाई, यही तो समझाया तुम्हें कि ये जीरो क्यों आएगा फ्लक्स। कई बार आप, और ज़रूरी नहीं है, ये ध्यान रखना, ये ज़रूरी नहीं है कि क्लोज सरफेस अगर कोई है, कोई बंद सतह है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा विद्युत क्षेत्र नहीं, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, अगर कोई क्लोज सरफेस है, बंद सतह है, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स हमेशा जीरो आएगा। नहीं, कह नहीं सकते हमेशा जीरो। लेकिन जीरो होता है, क्यों होता है ये बताया यहाँ पे कि एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, तो ये दोनों गुणा होंगे। भाई मान लेते हैं कि E1 ज़्यादा था, E1 कितना था 15 था, S1 कम था, कितना था 5 था, इधर E2 कम था, तो मान लेते हैं E2 5 था, और S2 हम मान लेते हैं 15 एरिया है, तो 15 5 75 और 15 5 75 आ रहा है। 75 बराबर 75 बराबर सा हुआ कुछ, तो ये 75 को इधर लाएंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा, 75 माइनस 75 तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए बता रहे हैं ये जीरो क्यों आता है, मैथमेटिकली प्रूव अगर कोई किसी को चाहिए तो ये प्रूव है। अगर कोई ये बोल दे कि मुझे मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए कि जीरो क्यों हुआ, तुम्हारी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। किताब में सिर्फ इतना से ही लिखा हुआ है कि धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो होता है। जब घुस जाता है तो ऋणात्मक, बाहर निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स जो होता है वो धनात्मक और जीरो भी होता है। अब देखो ये जीरो तो तुम्हें समझ में आ गया। अब अपन ने उसका पहले वाले का जब इंटीग्रेट किया था तो उसको लिखा नहीं था अपन ने, ये समझ में आ गया होगा जीरो वाला फंडा किसी को। ये कोई टीचर समझाते नहीं है इतने सब, ठीक है। ये तो उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़ा सा रहता है कि यार जीरो कैसा है, कि किताबों में माथा फोड़ी नहीं करो, किताबों में माथा फोड़ी हम करते हैं। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इतना समझाया, टाइम लगाया, क्यों? क्योंकि गॉस लॉ हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, और गॉस लॉ को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अवधारणा बहुत काम आती है, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। इसको समझोगे तभी तो तुम देखते बता दोगे कि भाई ये सिलेंडर बना है, इसका क्षेत्रफल सदिश की तरह होगा, तुम फटाक से क्या बोलोगे, सर ये क्लोज्ड है सतह, समतल जो है ये बंद है, एरिया वेक्टर बाहर होगा, क्षेत्रफल सदिश बाहर होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश बाहर होगा। ये तो समझाना था, और क्या है। अब देखो पहले वाला जो हमने किया था, जो हमने इर्रेगुलर शेप बनाई थी ये, और ये हमने छोटे छोटे टुकड़े काट लिए थे, DS बोल बोल के, बेवकूफ़ बना बना के तुम लोगों को मैंने ऐसा बनाया था ना उस टाइम पे। ये DS, ये DS, ये DS, ये DS, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया चला गया, विद्युत क्षेत्र आया चला गया, विद्युत क्षेत्र आया चला गया। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बाहर की तरफ, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बाहर की तरफ। ये एंगल बना, ये थीटा से क्या होगा, थीटा 90 से ज़्यादा होगा, यहाँ थीटा क्या होगा 90 से कम होगा। तो हमने क्या कहा कि इसको जोड़ना है, तुम्हें इंटीग्रेट करना है, समाकलन करना है छोटी छोटी चीज़ों को, क्योंकि ये समतल सतह नहीं है, ये इर्रेगुलर शेप है, समझ आ गया। ये प्लेन जो है, सॉरी ये प्लेन नहीं है, ये इर्रेगुलर शेप है, ये समतल सतह नहीं है, लेकिन बंद पृष्ठ है, ठीक है, क्लोज सरफेस है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, कुछ देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये समतल है। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, जैसे DS बहुत सारे DS बना दिए, ये DS, ये छोटा सा DS, इसका एरिया निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, ये DS इतना सा, इन एरिया को हम लोग क्या करेंगे, फाई बराबर इंटीग्रेट कर देंगे। ई तो वैसा का वैसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई कम ज़्यादा हुआ नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी आ रहा है, अभी भी जा रहा है। हमने किसको छोटे छोटे टुकड़ों को लिया, एरिया कितना था, इतना एरिया था, ये लंबाई चौड़ाई थी, लेकिन लंबाई चौड़ाई तो निकल नहीं सकती क्योंकि लंबाई एक जगह है नहीं और चौड़ाई एक जैसी है नहीं, तो हमने इसको छोटे टुकड़ों में काट लिया, तो हमने बोला DS, E.ds। अच्छा, अब कई बार यहाँ पे ऐसा भी आ जाता है, ये रिंग बनी भी आ जाती है, अंगूठी का मतलब ये समाकलन का चिन्ह होता है, ये वाला, ये इंटीग्रेशन है, समाकलन, इंटीग्रेशन। कोई ये पूछ ले
कि ये रिंग कैसे, तो ये तब यूज़ होती है जब क्लोज सरफेस है, ये अभी क्लोज्ड सरफेस है, ये बंद सतह है ना, तो हम इसमें ये वाला यूज़ करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे। अगर ओपन सरफेस होती और वो टेढ़ी मेढ़ी होती और उसका अगर हमें इंटीग्रेट करना पड़ता होता छोटे छोटे टुकड़े करके, तो फिर हम ये वाली लेते हैं। ये ओपन के लिए है, ये क्लोज्ड है। ये रिंग किसको बता रही है? क्लोज्ड, बंद सतह को, क्लोज्ड सरफेस। तो यहाँ पे तुम्हारा ये ख़त्म होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो टॉपिक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम्हें फटाक से पता चल जाएगा, ठीक है, गुड। अब देखो, जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया तो अब इसकी हम इकाई भी पढ़ लें, यूनिट भी पढ़ लेते हैं, डायमेंशन वीमा भी पढ़ लेते हैं एक बार, वो जरूरी, और उसके बाद एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। ये हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं पुराने चैप्टर में कि ये फॉर्मूला होता है E का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, एफ अपॉन क्यू नॉट। लेकिन हमें तो फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट देखो, सबसे पहले तो इसकी यूनिट क्या होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की? न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर भी होती थी, ठीक है। फ्लक्स का देखते हैं, ई डॉट एस होता है फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या होती है? न्यूटन पर कूलम, और ये क्या हो गया? डॉट मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया की यूनिट क्या होती है? लंबाई भी मीटर, चौड़ाई भी मीटर। तो कैसे लिखेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक तो ये हो गई। यहाँ से देखो, वोल्ट पर मीटर से क्या बनेगी? एक इकाई ये हो गई, ध्यान रखना है, बेहोशियों की तरफ पड़े हो। वोल्ट पर मीटर, फाइ बराबर ई की यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर मीटर इंटू एस की क्या होगी? मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर काट दिया तो फाइ क्या हो गया? वोल्ट मीटर। ये दो यूनिट आ गई इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट इंटू मीटर, ये दो यूनिट आ गई इसकी। अब बनानी है इसकी डायमेंशन, वीमा डायमेंशन। कैसे बनाएंगे? न्यूटन किसका होता है? फोर्स का होता है। फोर्स बराबर क्या होता है? एम ए। एम का क्या होता है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लिखो यहाँ पे पूरी, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर पहले से ही है, पर नीचे है कौन? कूलम। कहाँ से आया? आई क्यू थी, ये क्यू ए टी है। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? फाइव बना रहा हूँ। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। आई की क्या होती है? एम्पियर इंटू टाइम। ये कौन होता है? ये क्यू का क्या होता है? कूलम। तो कूलम का क्या बन गया? एम्पियर इंटू टी लिख लेंगे। समझ में आ गया? किलोग्राम किसकी होती है? एम की होती है। एम मास कितना है? 1। मीटर कितना आ गया? क्यूब आ गया। मीटर क्यूब आ गया। और टाइम देखो, नीचे 1 है और ऊपर 2 है अपॉन में, ये भी टाइम नीचे चला गया 2, और एक टाइम नीचे ऑलरेडी था, नीचे एम्पियर एक और है, ठीक है। और ये आ गया सारा 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया। तो ये एम, एल कितना हो गया? 3। मीटर किसकी होती है? लेंथ की, ठीक है ना। और टी 2 और 1 3, नीचे है अपॉन में, ऊपर आएगा तो माइनस की 3, और एम्पियर नीचे है, ऊपर आएगा तो माइनस का 1। ये इसकी वीमा है। मैं भी चेक कर लूँ, M1 L3 T -3 A -1, सही है, गुड। आता तो था, ठीक है। तो ये हो गई वीमा, और ये हो गया इसकी यूनिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। फॉर्मूले ध्यान रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर, ठीक है। अब एक सवाल लगा लेते हैं इसका, छोटा सा, तो तुम्हें पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या है। आ जाओ, देखो ये रहा क्वेश्चन, क्या है? क्लोज सरफेस है, बंद सतह है, एरिया वेक्टर किधर होगा? ऐसे है, ये गोला ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। तो एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये कौन दे रखा है? फाई निकालना है, निकाल सकते हो। ई डॉट एस, ई एस कॉस थीटा, फॉर्मूला मालूम है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एस कॉस थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री। हाँ, मालूम था, यही लोग है तुम लोग, पागल क्या बोला है यार। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई इंटू एस। ई ये रहा, एस ये रहा, इन दोनों के बीच का एंगल लेना है। वो तुम्हें बनाएगा बेवकूफ। हाँ भाई, तुम्हारा क्वेश्चन है पीछे, ये लेना है एंगल। ये कितना सा कितना है? ये रेडियस है, ठीक है ना, ये त्रिज्या।
ये एंगल इतना सा 30 है, ये पूरा 90 है, हम जानते हैं ये पूरा 90 है, 90 में से 30 चला गया, क्या बचा 60। तो हमें तो ये दोनों एंगल लेना है ना बेटा, वो कुछ भी दे उससे क्या मतलब है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई और एस। थीटा विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। कितना आया 60 डिग्री। फाई इक्वल्स टू ई, एरिया निकालना है, कौन है बन सतह है, बन सतह का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो फाई बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर ई। कोण जरूरी था निकालना, वो तुम्हें भटकाएगा रास्ते से, तुम भटकना मत। एक चीज समझो, ई और एस के बीच का कोण, जैसे जब वो द्विध्रुव करते थे वो तो डाइपोल निकालते थे, तो पी और ई के बीच का कोण लेते थे कि नहीं लेते थे यार, है टाउ बराबर द्विध्रुव में पी क्रॉस ई आ जाता है, जहाँ क्रॉस होता है वहाँ साइन थीटा आ जाता है। पी और ई के बीच का कोण लेते थे, पी क्या था डाइपोल था, छोटे से पी से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र, इन दोनों के बीच का कोण लेना, वो जानबूझ के देगा तुम्हें 30 डिग्री, 30 तुम्हें इसीलिए दे रखा था उसने, लेकिन ऐसे करना है। ये पाई आर स्क्वायर कैसे आया, ये भी बता दो पाई आर स्क्वायर कैसे आया, ठीक है। तो ये हमारे पूरे फ्लक्स के ऊपर कहानी थी, जो बुक में बहुत छोटी दे रखी थी, मैंने काफ़ी एलोबरेट करके समझा दिया है। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो ही गॉस लॉ समझ में आएगा, वरना गॉस लॉ नहीं आएगा। इसलिए इसको वीडियो को बार बार देखो और 2-3 बार देखो, उसे समझेगा। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ थीटा 0 है तो कह रहा फाई मैक्सिमम है, यहाँ थीटा 90 है तो कह रहा फाई 0। यार थीटा जब ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। 0 डिग्री कब बनता है एंगल, कि कोई हमारी शीट है ये टेढ़ी रखी हुई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रहा है और इसका क्षेत्रफल सदिश किधर जाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर लेनी है हमें, लंबवत लेनी है, नॉर्मली लेनी है, परपेंडिकुलर लेनी है। ये भी इधर जाएगा तो ई भी इधर जा रहा, एस भी इधर जा रहा, कोण कितना बना थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है। और 0 डिग्री होगा तो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है 1, कब होती है जब 0 डिग्री हो, 90 की 0 हो जाती है। जब शीट को सुला दिया, कागज़ को सुला दिया, तो ये इसका एरिया वेक्टर या तो ऊपर चला गया या नीचे चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ठीक है ना। और शीट के ही परपेंडिकुलर लेना, हमें शीट के परपेंडिकुलर लेना, ये ध्यान रखना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चला गया, हम नीचे ले रहे हैं इस बार, वहाँ ऊपर ले रखा है इस बार नीचे, ये 90 डिग्री बन गया, और cos 90 क्या होती है 0, फाई क्या हो जाएगा 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 0 कैसे हुआ फाई, मैथमेटिकल भी समझा दिया था इससे पहले, मैं थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके देखोगे तो, और थोड़ा फोर्स निकालना सीखो, ठीक है ना, चीज़ों को फोर्स कैसे निकालते हैं। थीटा है तो cos थीटा कब आ गया, साइन थीटा कब आ गया, कंपोनेंट घटक कब बन गए। अभी वीडियो के बिल्कुल एंड में भी तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगा कि फोर्स कैसे निकालें, बल कैसे निकालें, कैसे सीखें, शुरुआत पूरी बता रखी है, और ठेठ एकदम IIT और नीट तक के लिए बना रखा उस वीडियो को, कि अगर कोई देखे तो फटाक से समझ में आए। ऐसा थोड़ी होता है, टाइम लगता है इन चीज़ों को समझाने में और ये सब में। तो मेहनत करो, 2-3 बार देखो, समझ में आ जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है। गुड, मिलते हैं जल्दी दूसरे किसी लेक्चर पे। वेरी गुड।